पैसे कमाने के लिए आप जितनी मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत में अगर आपके कमाए हुए पैसे आपको कमा कर दें तो ये आपको सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में लागू करने का यही फायदा है और इस फायदे को आपको हम समझाते हैं मनी मंत्रा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। बजट में निवेश पोर्टफोलियो पर टैक्स की बारीकियां हम आपको समझाएंगे आज। घर का सपना करे पूरा, जानिए क्या है भारत गृह रक्षा इंश्योरेंस कवर सुपर टॉपअप खरीदने के डूज एंड डोंट्स भी आज मनी मंत्रा पर। घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या क्रिप्टो में पैसा लगाने की दुविधा, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन और क्रिप्टो से जुड़े सवाल मनी मंत्रा पर पूछिए। आप अपने सवाल वीडियो के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। मनी मंत्रा में आज हम फोकस करने वाले हैं बजट में टैक्स के लिहाज से हुए तमाम ऐलानों पर। बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, ऐलान हैं, वो तो वित्त मंत्री साहिबा ने खुद बजट के दौरान कर दिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो फाइनेंस बिल पढ़कर बारीकी से हमने विश्लेषण करके आज आपको शो पर बतानी है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। बॉम्बे सीए सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट गौतम नायक मेरे साथ शो में आज हैं। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और स्वागत है आपका मनी मंत्रा की इस खास पेशकश में। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मैं ऐसे समझ रही हूं कि आपने फाइन प्रिंट्स पढ़ने के बाद हमारे दर्शकों को समझाने के लिए निकाले होंगे। शुरुआत करना चाहती हूं एलटीसीजी पर सरचार्ज की जो कैपिंग कर दी गई है अधिकतम 15% पर, इस खबर के साथ, इस ऐलान के साथ आमतौर पर किस कैटेगरी के निवेशकों और लोगों पर ये जो बदलाव है, ये जो कैपिंग है वो लागू होगी और ये क्या है ये बताएं। कविता जी, जो सरचार्ज जो है वो स्लैब बेसिस पर होता है। अगर आपका 50 लाख तक इनकम, टैक्सेबल इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है और 5 करोड़ के ऊपर 37% है। तो इसमें क्या था कि जो कैप थी अभी तक, जो स्टॉक मार्केट में शेयर बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या डिविडेंड, उसके ऊपर वो कैप था कि सिर्फ 15% के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। तो ये था। तो इसमें क्या था कि अगर आपने घर बेचा, आपको कैपिटल गेन आ गए, 2 करोड़ के कैपिटल गेन आ गए और दूसरा आपका इनकम है, तो उस हिसाब से आपका सरचार्ज 25% सरचार्ज लगता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 20% है वो 27%, 28% भी होता था काफी केसेस में। तो वो एक था। या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बेचते हो, अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर बेचते हो, स्टार्टअप्स के शेयर्स जो बेचते हैं, तो उनको काफी कैपिटल गेन आती है। तो एक ही साल में इनकम ज्यादा होती है कैपिटल गेन्स की वजह से। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का है, अभी उन्होंने कैप किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, हर तरीके के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का सरचार्ज सिर्फ 15% रहेगा। तो आपका मैक्सिमम रेट जो होगा वो 23.92% ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। ये है। तो जो लोग घर बेचते हैं या जो अनलिस्टेड शेयर कंपनी का शेयर बेचते हैं, उनको इस पे फायदा होगा। चलिए, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एचएनआई हैं उनके लिए ये कैपिंग काम की खबर है। लेकिन इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिहाज से भी कुछ ऐलान हुए हैं जो मैं एक एक करके बताती हूँ और गौतम जी आप इसको विस्तार से समझाइएगा। स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स छूट है वो मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अगर आईटी विभाग किसी भी तरह की सर्च कंडक्ट करता है आपके खातों में और सर्च के दौरान अगर कोई अघोषित आय पकड़ी जाती है या मिलती है तो उस पर आपको जो है टैक्स चुकाना पड़ेगा। स्टार्टअप्स को जो छूट 1 साल और बढ़ा दी गई है, इसको कितना प्रोत्साहन वाला ऐलान आप समझते हैं? ये अच्छा है, क्योंकि क्या जो नए स्टार्टअप्स है, अगर कोई
अभी इस साल में स्टार्टअप चालू करे तो 2024-23 तक वो चालू कर सकते हैं, और उनको वो सेक्शन 80 IAC का एग्जेम्पशन यानी 5 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो वो एक काफी अच्छा फायदा है स्टार्टअप्स के लिए। तो वो एक अच्छा है। लेकिन जो अनडिस्क्लोज इनकम का जो ये है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है, तो उसमें एक ये है कि स्टार्टअप्स की उसमें इतना ये नहीं है, इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो कुछ किसी का भी अनडिस्क्लोज इनकम होता है तो उसके ऊपर तो टैक्स तो लगता ही है, फ्लैट रेट के ऊपर वो लगता है। तो उसका उसके ऊपर स्टार्टअप्स पर इफेक्ट नहीं है इसका। एब्सोल्युटली, स्टार्टअप्स पर तो नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों के लिए जो कि एक आम करदाता के लिहाज से भी ये खबर काफ़ी मायने रखती है। एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, बिजनेस प्रमोशन के लिए 20,000 के सालाना गिफ्ट पर जो है वो टैक्स लगेगा। इसको अगर आप आम भाषा में समझाएं तो किस तरह की गिफ्ट्स की यहाँ बात हो रही है, और टैक्स जो लगेगा वो किस तरह लगेगा, कितने रेट पर लगेगा? इसमें क्या है कविता जी, टैक्स प्रोविजन तो ऑलरेडी था, सेक्शन 28(4) जो बोलते हैं, तो उसमें कोई आपका बिजनेस या प्रोफेशन से आपको कुछ फायदा होता है, बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, तो वो टैक्सेबल था ही पहले से। लेकिन अभी क्या किया है सरकार ने कि उन्होंने TDS का एक नया प्रोविजन लाया है कि 20,000 के ऊपर आपका परक्विजिट कोई प्रोवाइड करे तो उसके ऊपर TDS काटेंगे। तो इसका ये रीजन ये है इसके लिए कि उनको क्या करना है कि जो लोग ऐसे बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मिलता है, अगर उनका एक ये है कि समझो डीलर है, कोई कंपनी का डीलर है, तो डीलर को हॉलिडे का ये दे देते हैं, काफी कंपनी एक इंसेंटिव दे देते हैं, तो उसके ऊपर अभी तक टैक्स काटते नहीं थे, कुछ ये नहीं था, और डीलर डिस्क्लोज नहीं कर रहा था उसके इनकम में। तो इसके लिए उनको इस तरह के बेनिफिट्स के लिए ये करने के लिए उन्होंने ये TDS का ये प्रोविजन लाया है। तो जी जी, ये तो टैक्सेबल था ही, लेकिन क्या डिटेक्ट नहीं होता था, वो डिटेक्शन करने के लिए ये TDS का एक नया प्रोविजन लाया है। जो मुझे आपसे समझनी है, जो कि कितनी बड़ी राहत है, आप इसका आकलन करके बता सकते हैं। IT रिटर्न में 2 साल की जो गलती है उसको सुधारने का मौका जो है अब दिया जा रहा है। मुझे आपसे ये समझना है कि किस तरह की गलतियां आमतौर पर होती है। लोग अक्सर हड़बड़ी में ये काम करते हैं, IT रिटर्न भरने की जब वक्त आता है, जब डेडलाइन नज़दीक आती है, तब वो इस पर अमल करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, गलतियाँ किस तरह की होती है, कितनी बड़ी होती है, और 2 साल तक की जो गलती आप सुधार सकते हैं इसका मौका दिया जा रहा है। ये काफ़ी प्रोत्साहित कदम लगता है सरकार की तरफ से। ये अच्छा है कि टाइम दिया गया है, क्योंकि आपका ओरिजिनल एक था कि रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते थे, वो उसके लिए सिर्फ 4 या 5 महीने होते हैं मैक्सिमम। आपका अगर जुलाई ड्यू डेट होता है तो दिसंबर तक ही आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो वो एक इसकी जरूरी थी, क्योंकि क्या आपको अगर कल बाद में आपको मालूम पड़ा कि मैंने गलती से ये इनकम डिस्क्लोज नहीं किया या ये डिस्क्लोजर नहीं किया रिटर्न में, तो अभी 2 साल तक मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है, ये एडिशनल टैक्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया है कि एडिशनल टैक्स इज एट 25% of the amount of extra tax plus interest, the difference which is payable overall from the original, as per the original return. If it is within 1 year from the end of the assessment year, that is 2 years from the end of the financial year, or if it is beyond that, within 2 years from the end of the assessment year, then it is 50%. तो इसमें काफी टैक्स लगता है। एंड समटाइम्स एक्चुअली उसमें क्या है कि उन्होंने ये किया है कि अगर आपको असेसमेंट की नोटिस मिली है तो यू कैन नॉट फाइल दिस रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न जो बोलते हैं उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो असेसमेंट में अगर कुछ पकड़ा गया तो ऑब्वियसली आपको कुछ उसका आप फायदा नहीं ले सकते कि ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करके छूट जाओ, तो उसमें तो वो आपको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपके खुद को मालूम पड़ता है। तो सरकार क्या कहती है, हम अभी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं या टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देते हैं, उसमें क्या है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, हम अलग अलग लोगों से कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कि आपको इतना ब्याज मिला है, ये बैंक में इतना ब्याज मिला है, ये बैंक से इतना ब्याज मिला है, इतने आपने शेयर बेचे हैं, ये घर आपने लिया है, घर बेचा है, या म्यूचुअल फंड यूनिट्स लिए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचे हैं। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट ने इकट्ठा करके आपको एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देते हैं जिसपे आपका पूरा डिटेल्स है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपके रिटर्न के साथ। और सरकार का कहना क्या है कि अगर ये क्रॉस चेकिंग में आपको कुछ मिला तो आप ये अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा।
ये पेनल्टी लेकिन काफी ज्यादा है, वो थोड़ा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो एक ये है। लेकिन एक तो फायदा है इसमें कि अगर फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर है या दूसरा टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ये डिस्क्लोजर में कुछ गलती होगी तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही और एडिशनल टैक्स तो नहीं लगेगा क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम तो वही रहेगा। दूसरा एक चीज है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि अगर आपने गलती की कि आपने ज्यादा टैक्स भरा है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कम टैक्स भरने के लिए आप ये नहीं कर सकते। तो ये एक है कि सिर्फ अगर आपने कम टैक्स भरा होगा तो ही आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ये आप मिस्टेक सुधार सकते हैं। एक और चीज जो मुझे आपसे समझनी है बोनस ट्रिपिंग को लेकर, जिसके जरिए पैसे नहीं बचा पाएंगे HNIs, ये किस तरह से लागू होगा? क्या पहले नियम थे और इसमें बदलाव क्या आया? ये बोनस ट्रिपिंग और डिविडेंड ट्रिपिंग काफी सालों से था। जब भी डिविडेंड एग्जाम था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम था, तभी उसमें फायदा था। क्योंकि लोग क्या करते थे, एक्स डिविडेंड के डेट के पहले शेयर लेते थे, डिविडेंड लेते थे और फिर बाद में शेयर बेचते थे। तो क्या डिविडेंड एग्जाम इनकम मिलता था और जो लॉस होता था वो डिविडेंड से थोड़ा कम होता था। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्लेम करते थे, दूसरे कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्ट करते थे। तो वो एक होता था। और वैसे भी बोनस ट्रिपिंग जो था कि आप एक्स बोनस डेट के पहले आप लोग शेयर खरीदते थे। जब भी बोनस इश्यू आता था, अगर 1:1 बोनस आता था तो वो ओरिजिनल शेयर बाद में बेचते थे क्योंकि काम उसका हाफ प्राइस हो जाता था। तो वो हाफ प्राइस में बेचते थे, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्लेम करते थे। और जो ओरिजिनल और जो बोनस शेयर मिले हैं वो 1 साल के बाद बेचते थे, वो एग्जम्प्ट था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से डिविडेंड टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल है। तो अभी इसका फायदा नहीं है। ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग या बोनस स्ट्रिपिंग के वैसे ये नहीं, टैक्स पेयर को कुछ फायदा नहीं था। तो अभी लेकिन क्या, इसलिए दो अमेंडमेंट, सिर्फ टैक्स फ्री सिक्योरिटीज पे अगर आपका टैक्स फ्री बॉन्ड्स होगा तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में आप कर सकते थे। एक्स इंटरेस्ट डेट के पहले आप लेके इंटरेस्ट एग्जाम्ड इंटरेस्ट लेके फिर बेच सकते थे। तो वो एक ये था। क्योंकि क्या है, 2 सेक्शन है, एक 94(7) जो है, 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए और 94(8) जो बोनस स्ट्रिपिंग के लिए। तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग में पोजीशन ऐसे था कि आप अगर ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग सिक्योरिटीज में या यूनिट्स में करते हो, यानी 3 महीने पहले, रिकॉर्ड डेट के 3 महीनों पहले आप ले सकते थे। तो यूनिट्स को सिंप्लीफाई करेंगे गौतम जी थोड़ा सा? हाँ, तो इसमें ये क्या था कि अभी उन्होंने 2 अमेंडमेंट कर दिए। एक अमेंडमेंट जो है कि रीट्स और इनविट्स जो है वो भी अभी इसमें ये लाया, क्योंकि पहले सिर्फ यूनिट्स और म्यूचुअल फंड्स ये था। तो अगर आप बोनस स्ट्रिपिंग या डिविडेंड स्ट्रिपिंग इसमें भी होता है तो अभी ये उसमें ये लागू होता है। सेक्शन 94(8) जो था, जो बोनस स्ट्रिपिंग में था, तभी वो शेयर को एप्लीकेबल नहीं था। अभी ये क्या किया है कि इट इज नाउ एप्लीकेबल इवन टू शेयर्स। तो अगर बोनस स्ट्रिपिंग अभी करते हैं तो the loss which will there on account, the short term capital loss which is incurred on account of bonus stripping, that loss will not be allowed to you, but it will be treated as the cost of the bonus shares if and when you sell the bonus shares. So that is the other amendment. So bonus stripping now in shares also will not be possible. So that is the position. आगे बढ़ते हैं और एक राहत की खबर, जिसका शायद ऐलान पहले से हो चुका था लेकिन इसको औपचारिक तौर पर एक बार फिर से बताया गया बजट स्पीच में, वो है कोविड पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर टैक्स पर राहत दी गई है। तो किस तरह से ये औपचारिक ऐलान किया गया, मुझे ये बताइए। इलाज के लिए अगर आपकी कोई आर्थिक सहायता करता है और अगर मृत्यु हो जाती है कोविड के चलते और तब आपकी कोई आर्थिक सहायता करता है, तो किस तरह से टैक्स पे राहत देने का प्रावधान है? इसमें 2 तरह के एग्जम्पशन है। एक एग्जम्पशन जो है वो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है कि आपको किसी ने पैसा दिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और आपने वो पैसा खर्चा किया, एक्चुअल पैसा खर्चा किया है, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो वो एक है कि आपके इलनेस के लिए या आपके फैमिली मेंबर्स के इलनेस के लिए जो कुछ आपने खर्चा किया और जो उसके लिए रिइंबर्समेंट मिला, तो वो एग्जम्प्ट है, उसके लिए जो अमाउंट मिला। दूसरा ये है कि ऑन द डेथ ऑफ अ कोविड पेशेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ डिपेंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड आइदर फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी अदर पर्सन अप टू एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs इज एग्जेम्प्ट। तो ये तो अभी क्या था कि पहले प्रेस रिलीज ये किया था, अनाउंसमेंट आया था जून 21 में कि हम कायदे में चेंज करेंगे। तो अभी वो कायदे में ये किया है।
लेकिन एक ही है कि एग्जेम्पशन जो है सिर्फ 10 लाख तक अमाउंट एग्जेम्पशन है ऑन द डेथ, और दूसरा एक कंडीशन उसमें है कि ये कॉम्पेंसेशन जो मिलना चाहिए आपको, इट शुड बी विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो 12 मंथ्स के इफ यू गेट इट आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स देन इट विल नॉट बी एक्सेप्ट। तो वो एक ये है प्रॉब्लम है इसमें। आई एम श्योर लेकिन गवर्नमेंट विल कंसिडर दिस, दैट दिस आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट, दैट क्योंकि जो एक्सपायर हो गए से 2020 और अगर उनको आज कॉम्पेंसेशन मिला तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। तो आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट विल लुक एट दिस एंड अमेंड इट व्हेन द एक्ट इज फाइनली पास्ड। एनपीएस पर मैं आना चाहूंगी, आखिरी सवाल होगा आपसे क्योंकि काफ़ी मायने रखता है और एनपीएस एक ऐसा पेंशन का निवेश विकल्प है जहां पर बहुत आम लोगों को, न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बल्कि आम निवेशक को भी रुझान है। लेकिन जो ऐलान हुआ है वो केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत के तौर पर ही देखा जा रहा है, जहां पे उनकी टैक्स छूट 14% से बढ़ा दी गई है। पहले क्या थी, अब क्या है और किस तरह से उनकी बचत बढ़ेगी, ये समझाएं हमें। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन था, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, अगर वो 14% कंट्रीब्यूट करते थे लेकिन सिर्फ 10% एग्जेम्पशन मिलता था एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो पूरा 14% एग्जेम्पशन मिलता था। तो अभी कायदा चेंज हो गया है, और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये 2000 असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ये अमेंडमेंट है। तो उनका जो 14% कंट्रीब्यूशन है वो पूरा एग्जेम्प्ट मिलेगा उनको। तो और दूसरा जो था, जो एन्युटी जो बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, अगर पेरेंट या गार्डियन जो पॉलिसी लेते थे, एन्युटी पॉलिसी लेते थे ऑन दी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, तो उनके जो बच्चे हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो पहले क्या था कि अगर वो एन्युटी जो पैसा जो मिलता था लमसम या एन्युटी after the death of that person, of the guardian or the parent, it was only then that it was exempt. अभी जो अमेंडमेंट आ गया है कि even if that parent or guardian has achieved the age of 60, उसके ऊपर after that if it is received by the so उसके लिए भी अभी exemption extend कर दिया है। There was a Supreme Court decision which said that this should be given, the benefit should be given even in such cases, and therefore the law is amended now to that effect. बिल्कुल, काफ़ी अहम ऐलान। और गौतम जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, शो में शामिल हुए हैं। टैक्स की पेचीदगियां जिनका ऐलान हुआ और जिनका ऐलान नहीं हुआ लेकिन वो फाइन प्रिंट्स में रही, आपने बारीकी से समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप भी टैक्स को लेकर कोई सवाल मनी मंत्रा पर पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल देखिए बहुत आसानी से हम तक पहुँचा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप कर देना है।